हेलो फ्रेंड्स, एग्रो दर्पण क्लासेस भिलवाड़ा में आपका स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन नियम से हमेशा हर साल कोई ना कोई एक प्रश्न जरूर बनता है, जिसको आज हम यहाँ पे पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। ठीक है, रासायनिक संयोजन का नियम हम पढ़ते हैं कि जब कोई भी अभिकारक दूसरे अभिकारक से जुड़कर कोई भी पदार्थ नया पदार्थ बनाएगा तो उसमें कौन कौन से नियम लागू होंगे। तो इसमें हम कोई मिला के 5 नियम लागू करते हैं। सबसे पहला नियम है हमारे पास द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जो साइंटिस्ट ने दिया था, वो नाम है लावुसिए। फिर दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम, जो हमारे दिया था प्राउस्ट ने। तीसरा नियम है गुणित अनुपात का नियम, जो हमारे दिया था जॉन डाल्टन ने। और चौथा नियम है तुल्य अनुपात का नियम, जो दिया था रिक्टर और बर्जिलियस ने। पांचवा नियम है गैसीय अनुपात का नियम, जो हमको दिया था गे-लुसेक। इनमें से जो ये 4 नियम है ये हर अवस्था पर लागू होते हैं, जबकि ये जो 5वां नियम है गैसीय अनुपात का नियम, ये सिर्फ गैसों पे लागू होता है और किसी पे लागू नहीं होता है। तो हम इसको एक एक करके पूरा डिटेल में पढ़ेंगे इसमें। तो शुरू करते हैं। पहला नियम है हमारे पास द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार हमको ये बताया जाता है कि द्रव्यमान जो है वो रहता है संरक्षित। संरक्षित रहने का मतलब ये हुआ कि द्रव्यमान को ना तो हम सृजन कर सकते हैं और ना ही हम इसे नष्ट कर सकते हैं। मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया अगर होगी तो उसमें द्रव्यमान ना तो बनेगा और ना ही वो खत्म होगा। हमेशा उसका द्रव्यमान कैसा रहेगा? संरक्षित रहेगा। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे हम कार्बन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराएं तो हमको प्राप्त होती है CO2। इसमें जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं ये है अभिकारक, और जो हमको पदार्थ प्राप्त हो रहा है ये अपने पास क्या है? ये है उत्पाद। तो इसमें अभिकारक का जो द्रव्यमान है और उत्पाद का जो द्रव्यमान है वो क्या होना चाहिए? सदैव बराबर होना चाहिए। तो कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है? 12 ग्राम। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 ग्राम। और 16 ग्राम ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं? 2। तो टोटल कितना हो गया? 32 + 16 सॉरी 12। 32 + 12 कितना हो जाएगा? 44 ग्राम। तो अभिकारक का द्रव्यमान कितना प्राप्त हुआ हमको? 44 ग्राम। अब यहाँ उत्पाद का द्रव्यमान निकालेंगे हम। तो उत्पाद के द्रव्यमान में कार्बन का द्रव्यमान कितना है? 12। और ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे? 2। तो 16 दूनी 32। तो यहाँ पर भी कितना मिला हमको? 44 ग्राम। मतलब इसमें अभिकारक और उत्पाद का द्रव्यमान अगर बराबर हो तो वो कौन से नियम की पालना करता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है। और जितनी भी अभिक्रियाएं हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया, उनको हम संतुलित करते हैं। संतुलित का मतलब ये होता है कि जितने अभिकारकों में परमाणु की संख्या है उतने ही उत्पाद में परमाणु की संख्या होनी चाहिए। जो संख्या है उसमें अंतर नहीं होना चाहिए। तो वो जो संतुलित करते हैं हम, वो कौन से नियम के अनुसार करते हैं? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार। ठीक है, एक ये उदाहरण हो गया। एक और उदाहरण देख लेते हैं हम। जैसे H2 + O2। तो H2 + O2 बनता है H2O, जल बनता है। पर इसमें हम देखें कि हाइड्रोजन की संख्या यहाँ कितनी है? 2। ऑक्सीजन की संख्या यहाँ कितनी है? 2। तो अभिकारक में हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है। उत्पाद में देखें तो हाइड्रोजन तो 2 हैं पर ऑक्सीजन कितना है? 1 ही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पालना नहीं हो रही है। तो उसको पालना करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस अभिक्रिया को संतुलित करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? हिट एंड ट्राई मेथड के हिसाब से इसको बैलेंस करेंगे। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे गुणा कर देंगे 2 से। 2 से गुणा कर देंगे तो हाइड्रोजन तो हो जाएगा 4 और ऑक्सीजन हो जाएंगे 2। तो ऑक्सीजन इस हिसाब से क्या हो गया? इधर भी 2 है, इधर भी 2, बराबर हो गया। पर हाइड्रोजन अब कितने हो गए? 4 हो गए। उस 4 को बराबर करने के लिए हम हाइड्रोजन को किससे गुणा कर देंगे? यहाँ पे 2 से। तो कितना हो गया यहाँ पे? 2 दूनी 4। तो हाइड्रोजन यहाँ पे 4, ऑक्सीजन 2। अभिकारक में हाइड्रोजन की संख्या 4 है और ऑक्सीजन की संख्या 2। उत्पाद में भी देख रहे हैं तो हाइड्रोजन की संख्या 4 है और ऑक्सीजन की संख्या भी 2। मतलब दोनों तरफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की संख्या बराबर हो गई। तो इससे अगर हम इनका द्रव्यमान संरक्षण का नियम निकालना चाहें हम, तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1, तो 2 दूनी 4। तो यहाँ पे टोटल कितने हाइड्रोजन हैं? 4। ऑक्सीजन की बात करें
ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16 और यहाँ पे कितने हैं ये 2, तो 16 दूनी 32, तो 4 + 32 कितना हो जाएगा 36 ग्राम। तो अभिकारक में जो अभिकारक का द्रव्यमान है वो कितना प्राप्त हुआ 36 ग्राम। अब उत्पाद की बात करते हैं। उत्पाद में हम देखते हैं H2O, तो H2 का मतलब हाइड्रोजन कितना, हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1, 2 से गुणा कर देंगे क्योंकि यहाँ पे इसकी संख्या है 2, प्लस ऑक्सीजन कितना है 1 है और उसका द्रव्यमान होता है 16, तो 16 + 2 कितना हो जाएगा 18, पर H2O कितने हैं 2, तो इस पूरे को हम 2 से गुणा कर देंगे तो कितना प्राप्त होगा 18 × 2 अर्थात 36 ग्राम। तो यहाँ पे ये जो उत्पाद मिला और अभिकारक मिला उन दोनों का द्रव्यमान क्या है संरक्षित है। तो ये जितने भी हम संतुलित अभिक्रिया करेंगे वो किस बेस पे होगी हमारी द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार। ठीक है, तो ये तो था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, पर इस नियम में कुछ कमियां भी हैं, उस कमियों को भी हम देखते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो ये नियम कहाँ लागू नहीं होता है, तो कमियां अगर इसकी देखें तो सबसे पहले यह नियम नाभिकीय विखंडन वाली अभिक्रियाओं पर लागू नहीं होता, अभिक्रियाओं पर लागू नहीं होता है। कैसे, इसको अगर हम देखें तो कैसे ये लागू नहीं हो रहा है, इसके नियम की अगर बात करें तो नाभिकीय विखंडन में होता क्या है, हम एक भारी परमाणु को लेते हैं, भारी परमाणु, और उस पर किसकी टक्कर कराते हैं, नाभिकों की टक्कर कराते हैं, या न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की टक्कर कराते हैं। ठीक है, नाभिक या न्यूट्रॉन पे, तो न्यूट्रॉन की जब टक्कर कराते हैं तो कुछ परमाणु जो होते हैं उनका नाभिक विखंडित हो जाता है, और कुछ न्यूट्रॉन किस में बदल जाते हैं, एनर्जी में, या बोल सकते हैं ऊर्जा के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं। ये नियम एक्चुअल में E=mc² पे भी के अनुसार लागू होता है कि द्रव्यमान जो होता है वो किस में परिवर्तित हो गया, ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो गया। तो इस अभिक्रिया के दौरान क्या होता है कि द्रव्यमान जो होता है वो खत्म हो जाएगा और क्या बना देगा, वो ऊर्जा बनाएगा। मतलब अभिक्रिया, पूरी अभिक्रिया हो जाएगी तो उसमें द्रव्यमान आपके पास संरक्षित नहीं रहा, वो किस में बदल गया, ऊर्जा के अंदर बदल गया, क्योंकि द्रव्यमान की यहाँ पे क्षति हो रही है, द्रव्यमान यहाँ पे खत्म हो रहा है, इसलिए ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पालना नहीं करता है। तो ये हमको नियम याद रखना पड़ेगा कि किस जगह पे लागू नहीं होगा, तो ये हमको याद रखना पड़ेगा कि नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाएं जिनमें न्यूट्रॉन जो है ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं, उस पर ये नियम लागू नहीं होता है। तो ये नियम हमको याद रखना है। ठीक है, अब दूसरा नियम पढ़ते हैं हम इसमें। दूसरा नियम हमारे पास है स्थिर अनुपात का नियम। ये नियम हमको किसने दिया था, प्राउस्ट ने। ठीक है, इस नियम के अनुसार अगर हम बात करें तो जब दो परमाणु आपस में संयोग करके कोई भी एक अणु बनाते हैं, तो अणु में जितने तत्व उपस्थित होंगे या परमाणु उनका अगर हम द्रव्यमान के अनुसार क्या निकालें, अनुपात निकालें, तो उनका अनुपात हमेशा सरल अनुपात पाया जाता है और निश्चित अनुपात पाया जाता है, चाहे आप उसे किसी भी माध्यम से प्राप्त कर लो। जैसे अगर हम बात करते हैं कि कार्बन को हम ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो क्या मिलता है हमको, CO2। ठीक है, इसमें अगर हम CO2 की बात कर रहे हैं, CO2 जो है उसका कार्बन का द्रव्यमान कितना है 12, ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है यहाँ पे 16 दूनी 32। तो इन दोनों का अनुपात निकालें
तो 4 के पढ़े में दोनों कैंसिल हो रहे हैं, 4 के पढ़े में 3 बार और 4 के पढ़े में ये 8 बार। ठीक है, मतलब हमेशा 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा। ठीक है, दूसरा अगर हम देखें कि कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम गर्म करें, इसको अगर हम गर्म करें तो इसमें 2 उत्पाद मिलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो पहले हमने कार्बन को जला के CO2 प्राप्त किया था, अब कैल्शियम कार्बोनेट को विघटित करके कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त कर रहे हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त कर रहे हैं तो इसमें भी हम देखते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात परिवर्तित होता है या नहीं होता है। तो यहाँ देखा गया कि कार्बन का अनुपात, यहाँ द्रव्यमान देखा 12 और ऑक्सीजन का कितना है 32। तो यहाँ पे हमको वापस से कार्बन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान का अनुपात कितना मिला 3:8। तो पहले वाली विधि में भी 3:8 था, दूसरी वाली विधि में भी 3:8 है। तो वो डिपेंड नहीं करेगा कि आपने किस प्रक्रिया द्वारा CO2 को प्राप्त किया है। CO2 में अगर CO2 किसी भी रूप में अगर आप प्राप्त कर रहे हो तो उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा कैसा रहेगा 3:8 में रहेगा। ठीक है, एक तो ये अभिक्रिया होगी। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं हम। H2 + O2 की अगर अभिक्रिया कराएं तो क्या प्राप्त होता है हमको H2O। ठीक है, एक तो ये वाला हो गया। दूसरा CH4 मीथेन को अगर हम ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो भी हमको एक तो मिलती है CO2 गैस और दूसरा मिलता है H2O। ठीक है, इसमें हम H2O की बात करें तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना है यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है यहाँ पे 16। इसका अगर हम सरल अनुपात निकालेंगे कितना आ रहा है 1:8। इस अनुपात का मतलब ये हुआ कि अगर हम हाइड्रोजन 1 ग्राम लेते हैं तो वो हमेशा 8 ग्राम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। और टोटल कितने ग्राम हो जाएगा 1 + 8 कितना हो जाएगा नॉर्मली 9 ग्राम। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन ले लो और 8 ग्राम ऑक्सीजन ले लो तो हमको 9 ग्राम जल प्राप्त होता है। ठीक है, अब इस अभिक्रिया से देख लें कि इस अभिक्रिया में भी हमको H2O मिल रहा है। तो H2O में अगर हम देखें H का द्रव्यमान कितना हो गया 2 और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना हो गया 16। इसमें अगर हम सरल अनुपात में बदलेंगे कितना आएगा 1:8। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो 1:8 ही प्राप्त हो रहा है और यहाँ पर भी प्राप्त हो रहा है। दोनों में विधि अलग है, दोनों में हम H2O को अलग अलग विधि से प्राप्त कर रहे हैं, पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो परिवर्तित नहीं हो रहा है। तो वापस से अगर हम समझें कि 2 परमाणु कौन थे यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जब 2 परमाणु संयोग करेंगे, जैसे अभिक्रिया करी और इन्होंने बनाया अणु क्या था H2O, तो इनमें जो तत्व है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनका द्रव्यमान क्या रहेगा, द्रव्यमान का अनुपात क्या रहेगा हमेशा स्थिर रहने वाला है। क्या रहेगा हमेशा स्थिर रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अब ऐसे ही हम बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं। H2O हो गया, CO2 का देख लिया और अन्य उदाहरण बहुत सारे हैं, तो उसको आप देख सकते हो। अब इस नियम की कमी क्या है कि नियम कहाँ लागू होगा, कहाँ पे लागू नहीं होगा। तो पहली बात करते हैं, जब प्राउस्ट ने ये नियम दिया था तो उस नियम के समय क्या हुआ था कि समस्थानिक की खोज नहीं हुई थी। किसकी खोज नहीं हुई थी? समस्थानिक। समस्थानिक क्या होते हैं? ऐसे तत्वों के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक कैसा होगा? समान होगा, किंतु परमाणु द्रव्यमान कैसा होगा? भिन्न भिन्न। मतलब हम बात करते हैं जैसे कार्बन की। कार्बन के 3 तरह के समस्थानिक पाए जाते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक है 6, पर जब इनको हमने देखा तो हमें पता लगा कि एक कार्बन का किसी का द्रव्यमान 12 होता है, किसी का 13 होता है और किसी का 14 होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि इनमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। तो न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होने से इनका द्रव्यमान क्या हो जाता है? बदल जाता है। तो अगर हम बात करते हैं इसकी, तो इसका द्रव्यमान कितना है? 12। इसके बात करें, इसका द्रव्यमान कितना है? 13
और इसकी बात करें इसका द्रव्यमान है 14। तो द्रव्यमान तो अलग अलग है पर परमाणु क्रमांक इन सब का कैसा है, समान है। तो इसमें अगर हम CO2 वाले पे नियम लगाना चाहें कि जैसे CO2 बन रहा है, अगर ये कार्बन कौन सा वाला है, 12 ग्राम वाला, अगर इसमें कार्बन जो है 13 वाला ग्राम वाला है, और अगर इसमें ये जो है कार्बन वो 14 ग्राम वाला है, तो इसमें स्थिर अनुपात का नियम नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो हमको अलग अलग मिलेगा, 13:32, 14:32। तो यहाँ पे जो नियम है वो लागू नहीं हो पा रहा है। मतलब जो स्थिर अनुपात का नियम है वो कहाँ लागू नहीं होता है, समस्थानिक पर लागू नहीं होता है। जब समस्थानिक पर लागू नहीं होता तो यहाँ पे इस नियम को क्या बोल सकते हैं हम कि यहाँ पे ये नियम वॉयलेट हो गया, ख़त्म हो गया, या बोल सकते हैं गलत साबित हो गया। ठीक है, तो हमको ये ध्यान रखना है कि कहाँ पर ये लागू नहीं होगा, तो इस समस्थानिक पर ये नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, अब तीसरा नियम है हमारे पास जो पढ़ते हैं हम इसके बाद। तीसरा नियम हमारे पास है गुणित अनुपात का नियम। ये नियम किसने दिया था, ये नियम दिया था डाल्टन ने। ठीक है, इस नियम के अनुसार क्या है, जब दो परमाणु आपस में संयोग कर दो या दो से अधिक अणु का निर्माण करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं, तो एक परमाणु का निश्चित द्रव्यमान दूसरे परमाणु के द्रव्यमान से सरल या गुणित अनुपात में अभिक्रिया करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं हम, दो से अधिक यौगिक। तो एक उदाहरण जैसे हम लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और एक है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन के अनुपात की बात करें तो कार्बन का द्रव्यमान कितना है, 12, यहाँ पर भी कितना है, 12। इसमें ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है, 16, और इसमें कितना है, 16 दूनी 32। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक कार्बन जो है यहाँ पे इसका द्रव्यमान तो निश्चित हो गया, और दूसरा जैसे ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन जो है 16:32, 16 के बारे में कैंसिल करेंगे तो 1:2। ऑक्सीजन जो है गुणित अनुपात में अभिक्रिया करता जा रहा है कार्बन से। जैसे पहले तो इसने 16 ग्राम अभिक्रिया करी थी, अब कितना हो गया, 32, मतलब 16 का डबल। एक और उदाहरण ले लेते हैं इससे रिलेटेड। जैसे N2O, N2O2, N2O3, N2O4 और N2O5। तो ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके ऐसे 5 तरह के यौगिक बना सकते हैं। तो इसमें हम नाइट्रोजन का अनुपात अगर देखें, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, तो नाइट्रोजन सब में 2-2 है। नाइट्रोजन का द्रव्यमान होता है 14, तो 14 × 2 कितना हो जाएगा, 28, 14 दूनी 28। यहाँ पर भी 28, 28, 28 और 28। तो यहाँ पे पाँचों में नाइट्रोजन का अनुपात कितना आ रहा है, 28 ग्राम। ऑक्सीजन का अगर हम देखें, पहले में तो है 16, फिर यहाँ पे डबल हो गया लगभग 32, फिर तीसरे पे कितना हो गया 48, चौथे पे कितना हो गया 64 और पाँचवें पे कितना हो गया 80। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन का एक निश्चित द्रव्यमान
ऑक्सीजन के गुणित अनुपात से अभिक्रिया कर रहा है। गुणित अनुपात मतलब क्या हुआ, पहले 1 ऑक्सीजन से किया, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से। तो अगर हम ऑक्सीजन का यहाँ पे अनुपात देखें तो 16, 32, 48, 64 और 80 प्राप्त होता है। तो अगर हम इसको 16 की टेबल से कैंसिल करें तो 1, 2, 3, 4 और 5, मतलब हमारे पास यहाँ पे 1 से लेके 5 तक का अनुपात मिलता है, जो ऑक्सीजन के अनुपात को बताता है कि ऑक्सीजन किस अनुपात में नाइट्रोजन के साथ जुड़ रहा है। तो ये नियम कैसे पता लग सकता है, तो इसको हम बोलते हैं गुणित, क्योंकि यहाँ पे 1 का गुणा चल रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, तो इसको हम बोलते हैं गुणित अनुपात का नियम। ठीक है, तो ये नियम हमको ध्यान होना चाहिए कि डाल्टन ने दिया था। इसकी भी कुछ कमी है, इसकी कमी कहाँ पर है जो भी हम देखते हैं। तो पहली कमी है कि यह नियम हाइड्रोकार्बन पे लागू नहीं होता है। ये नियम हाइड्रोकार्बन पर लागू नहीं होता है। जैसे हम बात करें कार्बन में CH4 मीथेन, फिर इसका दूसरा समूह होता है C2H6, फिर होता है C3H8। इसमें अगर हम कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात देखना चाहें, CH4, C2H6, C3H8, तो कार्बन यहाँ पे कितना है द्रव्यमान 12 और हाइड्रोजन का कितना है 4। यहाँ पे कार्बन का कितना है 24, 12×24 और हाइड्रोजन का कितना है 6। यहाँ पे कितना हो गया कार्बन का 36 और हाइड्रोजन का कितना हो गया 8। तो इन तीनों में अगर हम देख रहे हैं तो कार्बन का अनुपात तो सरल में बढ़ रहा है, पर हाइड्रोजन का सरल अनुपात नहीं है। जैसे 12, यहाँ पे 12 किसके साथ कर रहा था अभिक्रिया, तो 12:4 निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ शुरू इन तीनों का अनुपात देखिए हम 4:6:8, तो ये सरल अनुपात में नहीं मिल रहा हमको, ये किसके रूप में मिल रहा है, देखो 2 के पाड़े में काटेंगे, 2, 3 और 4, तो 2, 3, 4। सरल अनुपात का मतलब क्या होना चाहिए था, 1, 2, 3, 4 ऐसा होना चाहिए था, या फिर 3, 2, 4, 6 ऐसा होना चाहिए था, किसी एक गुणा के रूप में बढ़ना चाहिए था, पर यह किसी एक गुणा के रूप में नहीं बढ़ रहा है, तो हाइड्रोकार्बन पे ये लागू नहीं हो रहा। दूसरा जो हमने पहले पढ़ा था, यह है समस्थानिक पर लागू नहीं होता है। समस्थानिक पर लागू नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें हम बात करें कि अगर यहाँ पे कार्बन के समस्थानिक को लिया जाए तो जहाँ पे अपन ने पहले पढ़ा था 12, 13 और 14, तो यहाँ पे ये नियम क्या हो जाएगा, गलत साबित हो जाएगा। वहाँ पे नियम वैसे ही नहीं लग पाएगा क्योंकि कार्बन के द्रव्यमान अलग अलग आ रहे हैं, तो समस्थानिक पर भी ये नियम लागू नहीं होता है। तो ये नियम हमको याद रखना है कि गुणित अनुपात का नियम 2 जगह पे लागू नहीं होता है, पहला हाइड्रोकार्बन्स पे, दूसरा समस्थानिक पे। ठीक है, तो ये हमारे पास कुल अभी हमने 3 नियम पढ़े हैं। इसके बाद 2 नियम और हैं जो हम अगले भाग में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।